नमस्कार, मैं हूं उन्नति तिवारी और आप सभी दर्शकों का, सभी श्रोताओं का हमारे इस पॉडकास्ट में हार्दिक स्वागत करती हूं। और आप सभी को हमारी पूरी टीम की ओर से नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। इस पॉडकास्ट की सीरीज में आज हमारे साथ जो पहले अतिथि हैं वो हरियाणा और महाराष्ट्र की राजनीति का एक काफ़ी जाना माना, काफ़ी चर्चित चेहरा है। इन्हें आपने स्टूडेंट पॉलिटिक्स के मुद्दों पर काफ़ी पढ़ा होगा, सुना होगा। तो आज हमारे बीच हैं सोनिया दुहन मैम। मैम, आपका हार्दिक स्वागत है और आपको नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। और इससे पहले कि हम पॉडकास्ट को आगे लेके जाएं, मैं आपसे बात करूं, मैं हमारे दर्शकों को बताना चाहूंगी कि मैम एनसीपी स्टूडेंट विंग की नेशनल प्रेसिडेंट हैं और साथ ही साथ आप एनसीपी की नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं, वर्किंग कमेटी की मेंबर हैं और एनसीपी के सेंट्रल ऑफिस इंचार्ज भी हैं। आपने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट रही हैं और आपने पैरा मोटरिंग कोर्स के लिए आप पुणे गई और वहां जाकर आपने अपने राजनीति के करियर की शुरुआत की। राइट, ठीक है। वर्तमान में आप स्टूडेंट पॉलिटिक्स का एक बहुत ही चर्चित हिस्सा है, चर्चित हस्ती हैं, चेहरा है। और इस पॉडकास्ट का हमारा उद्देश्य होगा कि हम आपके बारे में और गहराई से जान सकें और एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से राजनीति क्या होती है इसके बारे में और जान सकें। तो यदि आपकी अनुमति हो तो हम आगे बढ़ना चाहेंगे। बिल्कुल, श्योर। ठीक है मैम, हम जानना चाहेंगे कि राजनीति के बाद तो सोनिया दुहन कौन है, काफी लोग जानते हैं और हम आज और गहराई से जानेंगे, मगर राजनीति के पहले सोनिया दुहन कौन थी और आपका स्कूलिंग, आपकी स्टडीज कैसी रही, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या रहा? देखिए, फैमिली बैकग्राउंड की अगर मैं बात करूं तो मैं एक किसान परिवार से आती हूं और एक नॉर्मल से घर से आती हूं जहां पे मतलब खेती से जुड़ी हुई चीज़ें, पशुपालन और खेती से ही इर्द गिर्द लाइफ घूमी है। और एक मीडियम क्लास फैमिली से आने वाले बच्चे जैसे होते हैं, मैं भी वैसे ही हूँ, टिपिकली मिडिल क्लास जिसको हम बोल सकते हैं। और मेरा कुछ बहुत ऐसा हाई फाई लाइफस्टाइल नहीं है, बहुत ही घर में फैमिली में रहना, जॉइंट फैमिली से आना। मेरे पापा 3 भाई हैं, तो वी हैव अ बिग जॉइंट फैमिली। हम 9 बहन भाई हैं और हम सब लोग इकट्ठा रहते हैं। जो भी पब्लिक लाइफ में, डेली लाइफ में मेरा रूटीन होता है, उसके बाद आई एम इनटू माय फैमिली कम्प्लीटली, इनटू माय ब्रदर सिस्टर एंड इनटू माय लाइक मदर्स आर देयर, एवरीबडी इज देयर। ओके, मैं जानना चाहूंगी कि आपने जैसे बताया कि आप एक किसान परिवार से आती हैं, तो राजनीति आपकी जनरेशन से ही या फिर आपने ही सबसे पहले शुरुआत की या फिर आपके परिवार में पहले भी ये रहा है? देखिए, मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं पहली हूँ, बट येस, एक्टिव पॉलिटिशियन मैं पहली हूँ। मेरे से पहले मेरे दादाजी यूज्ड टू बी अ डेलीगेट नेहरू जी के ज़माने में। उस समय डेलीगेट का जो वोट था वो वोट राष्ट्रपति के चुनाव के लिए डलता था। तो मेरे दादाजी हिसार से डेलीगेट होते थे और वहाँ डेलीगेट्स को लीडर की उपाधि मिलती थी, तो मेरे दादाजी लीडर होते थे। लेकिन उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन थी, उन्होंने पॉलिटिकल लाइफ में हिस्सा नहीं लिया, सामाजिक जीवन में हिस्सा नहीं लिया। उन्होंने अपना खेती बाड़ी और बाकी जो अपना नॉर्मल लाइफस्टाइल को लीड किया। फिर बाद में यू कैन से एक कट के बाद आई वाज द वन जिसने वो पॉलिटिकल लाइफ को लीड किया। ठीक। और आपकी स्कूलिंग कैसी रही? बेसिक स्कूलिंग, जिसकी मैं कोई बहुत बड़े स्कूल से पढ़ के नहीं आई हूँ, एक नॉर्मल से गांव के स्कूल से पढ़ के और यहाँ तक आई हूँ। और मतलब शायद यू कैन से कि एक हरियाणा बोर्ड के स्कूल से, HBSC के स्कूल के बोर्ड से पढ़ के, एक स्टेट बोर्ड के स्कूल से पढ़ के यहाँ तक की जर्नी मैंने लीड करी है। बहुत ही एक बेसिक घर से मैं आती हूँ और एक बेसिक लाइफस्टाइल मैंने बचपन में जिया है, जो सबका बचपन होता है। जैसे यू कैन से एज अ किड मैं बहुत टेक्नो परिवार में नहीं पढ़ी हूँ। मैंने जो एक बचपन में गांव का लाइफस्टाइल होता है, पकड़म पकड़ाई खेलना, लुक छिपाई खेलना, वो वैसा वाला लाइफ मैंने जिया है। ठीक है, तो क्या कभी, जैसे आपने अभी बताया कि पकड़म पकड़ाई खेलना और ये सभी खेल खेलने वाली सोनिया ने कभी ये सोचा था कि वो राजनीति के इस स्तर तक आएंगी? और मैं कहूँगी कि अभी आपके राजनीति के करियर में बहुत कुछ एक्सप्लोर करना बाकी है। जिस स्टेट से मैं आती हूँ, जहाँ पे मेरा जन्म हुआ है,
उसमें मैं तो क्या, शायद मेरे घर में भी कोई ये नहीं सोच सकता था कि कोई लड़की यहाँ तक पहुँचेगी, या किसी लड़की को इतनी आज़ादी देनी पड़ेगी उसकी लड़ाई की वजह से कि वो यहाँ तक पहुँच जाए। जी। हरियाणा में पैदा होना एक बहुत बेसिक सा, अगर आप लड़की पैदा हुए हो तो एक बहुत बेसिक एजेंडा होता है कि ये कुछ पढ़ ले, या तो ये टीचर बन जाए या तो नर्स बन जाए, या मतलब इन दोनों में से कुछ ना बने तो शादी करके बच्चे पैदा करे। यही एक बहुत बेसिक रूटीन हर फीमेल का इसी 3-4 चीज़ों के इर्द गिर्द घूमता है। जेबीटी करवा दो, बीएड करवा दो, टीचर बन जाएगी, नर्सिंग करा दो, नर्स बन जाएगी, नहीं तो अगर कद काठी अच्छी है तो पुलिस में चली जाएगी। बस यही एक बहुत तयशुदा पैटर्न है हरियाणा की लड़कियों के लिए। पॉलिटिशियन बनना ना मेरे परिवार में किसी ने सोचा था, ना ही मैंने सोचा था। जैसा आपने बताया कि आपके दादाजी का पॉलिटिक्स में थोड़ा बहुत रुख था, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जब आपने अपने घर में ये जाहिर किया होगा कि आपको एक पॉलिटिशियन बनना है या फिर इस फील्ड में जाना है, तो क्या आपके फैमिली से, आपके परिवार से आपको फुल सपोर्ट मिला या फिर थोड़ा बहुत आपको उसके लिए जद्दोजहद करनी पड़ी? बिल्कुल नहीं मिला शुरू में तो। अच्छा। और थोड़ा बहुत नहीं, बहुत जद्दोजहद करनी पड़ी, बहुत लड़ाई लड़नी पड़ी। अक्सर इंसान समाज में लड़ लेता है, बाहरी दुनिया से लड़ लेता है, सबसे टफ जो फाइट होती है वो अपने परिवार से होती है। तो आई हैड द टफेस्ट फाइट इन माई लाइफ। मुझे लगता है किसी भी लड़की को राजनीतिक या सामाजिक जीवन में आने से पहले ये टफेस्ट फाइट लड़नी ही पड़ती है। तो मैंने भी वो लड़ाई लड़ी है, आई एम नो एक्सेप्शन इन इट। क्योंकि अक्सर लड़कियां जब हम राजनीतिक जीवन में देखते हैं तो या तो वो किसी की बहू होती हैं या बेटियां होती हैं। फर्स्ट जनरेशन में लड़कियां पॉलिटिक्स में बहुत कम होती हैं, हार्डली अ परसेंट। तो मैं हार्डली अ परसेंट में आती हूँ, और मेरे लिए ये लड़ाई बहुत लंबी और बहुत टफ रही थी। तो लेकिन फिर भी मैं मानती हूँ कि कोई ना कोई आपके परिवार में ऐसा सदस्य रहा होगा जो कहीं ना कहीं आपको पीछे से सपोर्ट कर रहा होगा। शायद वो आपके भाई बहन होंगे, आपके यस, मेरी मदर्स। ओह, मेरे एज आई सेड, मेरे पापा और 3 भाई हैं, सो आई हैव 3 मदर्स। मतलब ताई जी हैं, छोटी ताई जी हैं, मेरी माँ है। आई कॉल ऑल ऑफ देम माँ। तो मैं आई एम ब्लेस्ड वन। सबसे पहले तो मेरे पास 3 माँ हैं, तो सबके पास नहीं होती हैं। तो मेरी माँओं ने और मेरी बहन ने मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया। मैं तो सब लोग बोलते हैं कि एक लड़की के बनने में सबसे ज़्यादा हाथ एक आदमी का होता है, लेकिन आई मस्ट से मुझ लड़की के बनने में सबसे ज़्यादा हाथ औरतों का है और महिला शक्ति का है। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा ये जानकर, खासकर जब ये एग्जाम्पल हरियाणा की भूमि से निकल कर आता है जहाँ पर अलग स्टीरियोटाइप्स हैं और कुछ कहानियां हैं। तो डेफिनेटली एक्चुअली एक किस्सा है। किस्सा तो क्या है, मतलब शायद वो एक जो दीवार होती है वो गिरने का एक प्रोसेस। जब मैं पॉलिटिक्स में आई और मेरे घर में ये साफ मनाही थी कि आपको हरियाणा में नहीं बताना है। अच्छा। आप राजनीति में हो, आप कुछ कर रहे हो, आपने जो करना है आप दिल्ली में करो। यहाँ लड़कियों को ये सारी चीज़ों के लिए टॉलरेट नहीं किया जाता है, अच्छा नहीं माना जाता है लड़कियाँ पब्लिक लाइफ में, और इन सारी चीज़ों में होती हैं। तो जब मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी तो मेरे घर वालों ने में स्पेशली फीमेल्स, तो मेरे घर की सारी फीमेल्स रात को सीक्रेटली तैयार हुई, इकट्ठा हुई, और उन्होंने रात को मैं उस दिन गई, उन्होंने मेरा स्वागत किया। सब फीमेल्स ने मिलके, लाइक 15-20 लेडीज़ ने मिलके मेरा चोरी छुपे घर के मेल्स से, जितने भी थे मेल्स थे, उनसे छिप के मेरा स्वागत किया था। तो मुझे ये किस्सा भी ध्यान आता है। आज मुझे ये किस्से तो छोड़िए, आज मुझे ये भी ध्यान आता है कि अब मेरा सारा परिवार, मेरा सारा गांव और प्रदेश मेरे साथ है। वाकई मतलब समस्त मातृशक्ति जो आपके परिवार की रही है जी, वो एक बड़ा कारण है जी, आपकी सक्सेस की। बिल्कुल। तो हम आगे बढ़ते हैं और मैं जानना चाहूंगी कि राजनीति में आपका मुख्य रूप से आना कैसे हुआ। स्टूडेंट पॉलिटिक्स सेंट्रिक क्वेश्चन है ये, और इन पर्सपेक्टिव्स ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। देखिए, शुरू में मतलब मैं
एक लेमन फैमिली से आना, एक मिडिल क्लास फैमिली से आना, ऑफ कोर्स मेरा ड्रीम नहीं था पॉलिटिशियन बनना या राजनीतिक लाइफ में आना। मेरा एक छोटा सा ड्रीम था, मुझे पैरामोटरिंग में कर रही थी, मुझे उसी में फ्लाइंग में परस्यू करना था। तो मैं पूना गई थी एक्चुअली फ्लाइंग के लिए, एडवांस कोर्स के लिए। तो उसी दौरान मेरा कांटेक्ट संगठन में किन्हीं से हुआ। तो कुछ स्टूडेंट मूवमेंट्स चल रहे थे, तो जिसमें नॉर्थ इंडियंस को लेके वहाँ पे कुछ एक दो मूवमेंट चल रहा था, तो उस मूवमेंट का मैं हिस्सा बनी और वहीं से शायद वो पहली मेरी एंट्री हुई एनसीपी में। अच्छा। और आज तक मैं तब से लेके आज तक एनसीपी में ही हूँ, एंड नेवर एवर बीन हियर एंड देयर, जहाँ थी मैं वहीं हूँ जी। उसके बाद मैं दिल्ली आई। बीच में एक ऐसा फेज़ आया, मेरे फादर बीमार थे, कैंसर थी और बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब एक पीरियड चला लाइफ का। उसके बाद फिर वापस यहाँ आके चीज़ें देखी, माय फादर पास्ड अवे, फिर दोबारा से स्टूडेंट पॉलिटिक्स में। वंस अ स्टूडेंट लीडर इज ऑलवेज अ स्टूडेंट लीडर। डेफिनेटली। वो अपने अंदर से वो विद्यार्थी राजनीति का जो कीड़ा है, वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स का जो कीड़ा, वो कभी नहीं निकाल सकता। तो मैं भी वही थी, तो वो निकलेगा कहाँ से। फिर दोबारा एंट्री हुई स्टूडेंट पॉलिटिक्स में, और फिर उसके बाद हमने यहाँ पे क्या बोलते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में काम करना शुरू किया। एक हालात ऐसे थे जहाँ एनएससी को कोई नहीं जानता था, मतलब जो मेरी स्टूडेंट विंग है, जिसको हम नेशनलिस्ट स्टूडेंट कांग्रेस बोलते हैं, सो इन शॉर्ट वी कॉल इट एनएससी। यहाँ पर्चा भी भरने नहीं दिया जाता था बच्चों को, हमारे जो कैंडिडेट्स होते थे। फिर धीरज जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, वहाँ से हमने काम करना शुरू किया। और पहली बार ऐसा हुआ कि ऐसे कुछ लोग आए कि जिन्होंने मतलब बराबर की मारपीट, दूसरों में मारपीट होना, आपस में गाली गलौज होना इज जस्ट अ कॉमन थिंग, आपको पता है। तो पहली बार मैंने मतलब मेरी हाथापाई हुई एबीवीपी के साथ और सबकी हुई, यहाँ तक कि पुलिस और प्रशासन तक बातें चली गई, फिर वो पार्टी ऑफिस तक आ गई। फिर उस समय के जो हमारे इंचार्ज होते थे, उन्होंने मुझे लाइन हाजिर किया कि तुम लड़की हो, तुम इतना क्यों वो सारी चीज़ें कर रहे हो। एंड आई मस्ट से मैंने कभी एक लड़की होके तो शायद स्टूडेंट पॉलिटिक्स की ही नहीं, आई ऑलवेज लिव्ड लाइक अ बॉय, और उतना ही दबंगता से मैंने ये पॉलिटिक्स की है। एंड मुझे खुशी होगी बताते हुए कि हम पहली बार 3-4 कैंडिडेट्स को जितवा के लाए कॉलेज लेवल पे, अगली बार हम 10-11 को जितवा के लाए, फिर हम 16 को, फिर 22 को, इस तरीके से हर साल हमारा ग्राफ बढ़ा। क्या बात। अच्छा, ये जो आपने बात बोली कि यू हैव ऑलवेज बीन लिव्ड एज अ लाइक बॉय, जो आपने बोला, तो आप भी ये मानती होंगी और मैं भी ये मानती हूँ कि ये जो स्टीरियोटाइप है कि ये व्यवहार होगा तो केवल एक लड़के का हो सकता है, अगर कोई एग्रेशन में आ सकता है, अगर कोई फ्रंट लाइन में खड़ा हो सकता है तो वो केवल लड़का हो सकता है। मैं मानती हूँ कि ये आपने जो किया ये सभी तक पहुंचना चाहिए कि एक लड़की भी है, वो भी ये कर सकती है, और यहाँ पर जेंडर इशू कहीं पर भी नहीं आना चाहिए। आना तो नहीं चाहिए, बट विडम्बना ये है कि भारत एक पुरुष प्रधान देश है, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है। यहाँ पे अगर कुछ मस्कुलाइन आप करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं, दबंगता का कुछ करते हैं, तो वो माना जाता है लड़का ही कर सकता है, और अगर कोई लड़की ऐसा करती है तो उसे टॉम बॉय समझा जाता है। हाँ, बिल्कुल। और आई मस्ट से ठीक है, फिजिकली थोड़ा सा वीक होती हैं लड़कियां, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको फिजिकली कंपटीशन नहीं दे सकती। हमने तो दिया है, हमने तो गेम्स करी हैं, और मैं उस प्रदेश से आती हूँ जहाँ सबसे ज़्यादा लड़कियां गेम्स में आगे हैं, डेफिनेटली पहलवानी में आगे हैं। तो मुझे नहीं लगता कोई फ़र्क है, लेकिन हमारे दिमाग में फ़र्क है, और वो दिमाग के फ़र्क को निकलने के लिए समय तो लगेगा। बेशक, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके जैसे एग्जाम्पल्स इस फर्क को कम करने में कोशिश तो यही है। बिल्कुल, डेफिनेटली। तो अगले सवाल की ओर मैं बढ़ती हूँ, और मैं जानना चाहूँगी कि अब तक के आपके पॉलिटिकल करियर का सफ़र कैसा रहा, और बीइंग ए वुमेन, एक लड़की के रूप में क्या आपको
समस्याओं का सामना करना पड़ा, डेफिनेटली करना पड़ा, आपने बताया। बट और आपको इन पॉलिटिक्स के अंदर, मतलब परिवार से हटके पॉलिटिक्स के अंदर आपको कौन कौन सी समस्याओं का, चैलेंजेस का सामना करना पड़ा? सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है कि मैं लड़की हूँ। लेकिन जब आप अपनी स्ट्रेंथ को समझ लेते हो तो वो चैलेंज भी आपके लिए, अक्सर जो आपका वीक पॉइंट होता है वही आपका सबसे स्ट्रांग पॉइंट होता है। मेरे अकॉर्डिंग मेरा सबसे वीक पॉइंट, या लोगों के अकॉर्डिंग मेरा सबसे वीक पॉइंट ये था कि मैं एक फीमेल हूँ। मेरे लिए वही मेरा सबसे स्ट्रांग पॉइंट है। और मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगी, चैलेंजेस सबको हैं। ऐसा नहीं है एक लड़के को चैलेंजेस नहीं आते, उसको भी आते हैं। किसी भी एक नए जैसे मतलब एक किसान परिवार से एक पॉलिटिकल सिनेरियो में एंटर करना, इट्स लाइक आप कॉर्पोरेट जॉब में भी वैसे ही चैलेंजेस हैं जैसे आपको पॉलिटिक्स में है। इट जस्ट नेवर गिव अप, कीप गोइंग ऑन। और अपने आप वो हर्डल्स धीरे धीरे कम हो जाते हैं। तो लड़की है, क्या करेगी, शादी करके घर बसा, ये तेरे बस की बात नहीं है, ये सब ब्ला ब्ला स्टफ चलता रहता है। इग्नोर इट। यहाँ तक भी मत लाओ कि आपको यहाँ से निकालना पड़े। ऑफ कोर्स वो प्रोसेस होके माइंड से ही आएगा। सो जस्ट वो एक घोड़े की नाल ना घोड़े की आंख पे लगाते हैं, तो कान पे भी वो नाल लगा के रखो ताकि कान और आंख दोनों सेंट्रिक रहें। उतना ही सुनो जितना आपको सुनना है, जितना आपका माइंड आपके लिए फंक्शन कर सकता है। अदरवाइज ये नॉनसेंस स्टफ आपको हर चीज़ में, नौकरी में भी है, पॉलिटिक्स में थोड़े से ज़्यादा हैं। थोड़े से डोमिनेटिंग लोग जो सोसाइटी के लिए काम करते हैं, वही लोग आपको डोमिनेट करते हैं। वही लोग आपको ये बताने की कोशिश करते हैं कि जो अपने आप को सो कॉल्ड ये बताते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करते हैं, वही आपको ये बताते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट नामक कोई चीज़ नहीं होती है। जाके घर बैठो, बच्चे पालो, शादी करो। कौन चाहता है कि कोई भी चीज़, एक सपोज 4 जानवर एक जगह रहते हैं, लेट्स नॉट टॉक इवन ह्यूमन बींग्स, मैं एक एनिमल उसकी बात कर रही हूँ। तो 4 जानवर एक जगह रह रहे हैं, अगर 5वां जानवर आएगा तो वो 4 जानवर उसको हेट करते हैं डेफिनेटली। और वो सबसे पहले बोलते हैं यू आर नॉट वेलकम हियर, उससे फाइट करते, पहले उसको सोचते हैं कि इग्नोर करो, ये यहाँ नहीं आएगा। फिर वो अगर अंदर पैर रख देता है तो उसको घुराते हैं, फिर वो और अंदर आता है तो उसको फाइट करते हैं। फिर अगर वो उस फाइट में इन्वॉल्व हो जाता है, लड़ता रहता है, आखिरी में गिव अप कर देता है। सो कीप ऑन फाइटिंग, सर्वाइवल द फिटेस्ट। बिल्कुल, ये जो एग्जाम्पल्स आपने दिए, आई थिंक हमारी पूरी जनता जो भी इस वीडियो को देखेगी वो काफ़ी उससे कनेक्ट कर पाएगी और उन्हें काफ़ी अच्छा भी लगेगा ये। अच्छा, मैं जानना चाहूँगी कि अब तक आपकी राजनीति में जो सफ़र रहा है उसमें कितने वर्ष हो गए आपको? आई स्टार्टेड इन 2012। ओके। मे बी शायद पहले ही, अब मुझे याद ही नहीं है। बट बहुत ज़्यादा एक्टिव मैंने शुरू किया 16 से, ज़्यादा 15-16 से एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। पहले पार्शली चलता था, टाइम पास कर लिया, चले गए। अ किड इज़ अ किड, सो मैच्योर नहीं थे। वो जाके लड़ाई कर ली, हा हुल्ला कर लिया, वापस आ गए, नारे लगा लिए, वापस आ गए, लड़ाई कर ली, वापस आ गए। बट सीरियस पॉलिटिक्स आई मस्ट से मैंने 15 ऑनवर्ड्स शुरू किया। अच्छा, जैसे अभी मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और कॉलेज स्टूडेंट हूँ, तो मुझे पता है कि जो कॉलेज में पॉलिटिक्स होती है तो उसमें स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है। जैसा आपने बोला कि नारे लगा के आ गए, फिर तो मुझे ये जानना है कि एज अ स्टूडेंट क्या आपको पढ़ाई और पॉलिटिक्स के बीच में डिसीजन लेना पड़ता था कि आपको किसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है, किसको ज़्यादा प्रायोरिटाइज करना है, या फिर यू आर वेरी क्लियर अबाउट पॉलिटिक्स? सी आई टेल यू, शुरू में तो मुझे पता ही नहीं था कि मुझे ये करना है। आई वॉज वेरी पैशनेट अबाउट फ्लाइंग। ओके। आई वॉज वेरी डेडिकेटेड, बट समहाउ कब वो चेंज हो गया मुझे ही नहीं पता चला। और जब आपको किसी चीज़ में अच्छा लगने लग जाता है, मज़ा आने लग जाता है, आपको आपका मन लगने लग जाता है उस एक्ट में, आप अपने आप डिफ्रेंशिएट कर लेते हो कि भाई मेरा मन यहाँ ज़्यादा लग रहा है। वो बोलते हैं ना, मनवा माने ना, तो वो आपका मनवा मानता ही नहीं है, वो अपने आप आपको ले जाता है। बट इट जस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपकी डायरेक्शन क्या है, आपका एम क्या है। और ऐसा नहीं है कि एम चेंज नहीं होते। मेरा तो आई एम लाइव एग्जाम्पल। मुझे पायलट बनना था, जिंदगी भर पायलट बनना था, बचपन से पायलट बनना था, बट चेंज हो गया और मुझे ही नहीं पता चला कैसे चेंज हो गया। तो बट जब वो चेंज हो रहा था, आई गॉट दैट कि ये चेंज हो रहा है और मुझे ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है।
सो जो पैशन था मेरा, जो मेरा बचपन का ड्रीम था, आई क्विट ऑन दैट। मैंने इस एम पे काम किया और आज मैं आप सब लोगों के सामने हूँ। अक्सर आप जब लाइफ से कुछ चाह रहे होते हैं, लाइफ आपसे वो नहीं चाह रही होती है। देयर आर फ्यू थिंग्स विच हम किसी एक चीज होती है, वी कॉल इट डेस्टिनी। कुछ डेस्टिनी में भी लिखा होता है। डेस्टिनी के उस गेम को भी समझिए साथ में, अपने एम के साथ साथ अगर उसको समझ के चलेंगे, उस पर काम करेंगे तो बहुत इजी हो जाती हैं चीज़ें करनी। बिल्कुल। अच्छा, मैं जानना चाहूँगी कि शुरुआती दौर में, राजनीति के शुरुआती दौर में आपके मुद्दे क्या रहे हैं स्टूडेंट सेंट्रिक? सी फॉर मी इट इज़ ऑलवेज फॉर द गर्ल्स। ओके। क्योंकि चाहे कॉलेज हो, स्कूल हो या आफ्टर लाइफ हो, लड़कियों को हमेशा ही इग्नोर किया जाता है। चाहे कॉलेज में भी देख लो, लड़कियां बेचारी डरी सहमी सी, छिपी सी क्लासरूम में बैठी रहती हैं। दे नेवर पार्टिसिपेट टू मच। आजकल तो फिर भी करने लगी हैं। जब हम लोग करते थे तब तो बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं करती थी लड़कियां, खासकर पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में या सोशल एक्टिविटीज़ में। तो मेरी चीज़ें हमेशा ही लड़कियों को सेंट्रिक रही हैं। आज भी जब मैं मेन विंग की पॉलिटिक्स करती हूँ तो भी मेरी गर्ल्स स्पेसिफिक, गर्ल सेंट्रिक ही रहती हैं। क्योंकि जब तक लड़कियाँ सामने नहीं आएंगी ना, तब तक एक्चुअल सोशली हम रिफॉर्मेशन नहीं कर सकते, चेंज नहीं ला सकते सोसाइटी में। बिकॉज अ गर्ल ओनली द वन जो 3 फैमिलीज को एम्पावर करती है। खुद जहाँ पैदा होती है, कल को जहाँ शादी करके जाएगी, और उसके जो लड़की पैदा होगी वो कल आगे जाएगी। सो बेसिकली अ गर्ल इज द की कि आप 3 फैमिलीज को चेंज कर सकते हो। तो सबसे पहले लड़की को एम्पावर होना ज़रूरी है। इफ़ शी इज़ एम्पावर्ड इनफ, शी कैन एम्पावर 3 फैमिलीज। डेफिनेटली, ये बहुत ही कमाल की बात कही आपने। और इसके साथ मैं आपका रुख लेना चाहूँगी, जो अभी हिस्टोरिक मूवमेंट लिया है हमारे पार्लियामेंट ने वुमेन रिजर्वेशन बिल को लेकर, तो उस पर आपके क्या विचार है? अब यू नो, वी गर्ल्स, हमें परिवार में भी इमोशनल फूल बनाया जाता है। वैसे मैं बताऊं आपको, हमें हमेशा इमोशंस के नाम पे, नहीं बेटा तू तो लड़की है, तू तो यही कर ले, कोई बात नहीं, ये हम भाई के लिए कर लेते हैं। एंड वी ऑलवेज गिव अप, वी आर वेरी एडजस्टिंग इन नेचर। यू नो, विद द टाइम बीइंग हमें घर हमारे जीन्स में आ गया है, ये हमारे डीएनए में आ गया है। क्योंकि सदियों से हमने घर चलाया है, हमने एडजस्ट किया है, तो सेक्रीफाइसेस किए हैं। तो दैट सेक्रीफाइसेस कम इन आवर ब्लड एंड इन आवर डीएनए एंड दैट एडजस्टिंग नेचर। तो अभी भी क्या किया है मोदी साहब ने? ठीक है, आपने एक पेपर हमारे सामने ला दिया कि विमेन रिजर्वेशन आ गया। गर्ल लाइक मी हु इज प्रिपेयरिंग फॉर इलेक्शंस, वो 29 की इंतज़ार क्यों करेगी? मैं तो आज प्रिपेयर कर रही हूँ ना इलेक्शंस के लिए। मुझे तो आज 24 में लड़ना है इलेक्शन। आज क्यों नहीं मुझे रिजर्वेशन मिला? वाई आई हैव टू वेट फॉर 29? क्योंकि मैं लड़की हूँ। आदमी क्यों नहीं वेट कर रहा है? मैं 50% वोटर हूँ इस देश की, और मुझे ये बोला जाता है कि हम आपको 50% तो नहीं, हम आपको 100 में से 33 देंगे। उस 33 के लिए भी आप पहले इंतज़ार करो, हम पहले आपको गिनेंगे आप कितनी हो, फिर आपको आपकी सीट्स को बांटेंगे, परसिमन करेंगे, फिर कहीं जाके आपको रिजर्वेशन मिलेगा। 29 भी डेडलाइन नहीं है। इट कैन बी 34, इट कैन बी 39। हम 1974 में हमने पहली बार वुमेन रिजर्वेशन मांगा था, और आज तक हम वेट ही कर रहे हैं। एंड आई डोंट नो टिल व्हेन। रिजर्वेशन हो गया, लेकिन कहाँ है? मतलब राधा नाचेगी लेकिन नोमन से तेल कहाँ है? तो वो नोमन तेल है कहाँ? राधा तो नाचने को तैयार है, रिजर्वेशन तो दे दिया आपने, लेकिन वेयर एंड व्हेन ये कौन तय करेगा? और हम क्यों इंतज़ार करें जिनको 24 में लड़ना है? अब मैं जहाँ पे तैयारी कर रही हूँ, everybody is a male who's preparing for election. I am the single girl who's preparing for it. मतलब क्या मेरे लिए ये हेल्प नहीं हो जाती अगर ये रिजर्वेशन होता? बट एक और चुनावी जुमला मुझे ये लगा, आई मस्ट से, कि मोदी साहब को शायद वो पार्लियामेंट का जो 7 days का उन्होंने स्पेशल सेशन बुलाया था, उसे चलाने के लिए कोई और एम नहीं मिला, तो उन्होंने हमें ये रिजर्वेशन का जुमला पकड़ा दिया।
दैट्स इट, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं लगा। बेसिकली आप रिजर्वेशन को ये जो रहा है आप इसे सपोर्ट करती हैं, बट यू वांट कि ये जल्दी आए, इतना इंतजार ना करना पड़े। हम क्यों इंतजार करें? आप एक बात बताइए, जब इन्होंने गाय के नाम पे वोट मांगा था, हमारे लिए गौ माता पूजनीय है, हम पूजते हैं, पूजा करते हैं सनातन धर्म में, हम गौमूत्र पीते हैं, हमने उनके नाम पे वोट भी दिया। तो क्या इन्होंने बोला था कि हम पहले गाय को गिनेंगे तब वोट देना? क्या बोला था? नहीं बोला ना। और क्या इन्होंने जब इतने हजारों हजारों करोड़ रुपए के घोटाले किए गौ माता के नाम पे, क्या इन्होंने तब गिनी थी गाय? कम ऑन यार, मतलब वी आर नॉट फूल्स। अब टेक्नो जमाना है, एवरीबडी इज ए टेक्नो किड। इवन 2 साल के बच्चे को फ़ोन चलाना, 2 साल तो बहुत बड़ा, एक 9 महीने के बच्चे को पता है यूट्यूब कहाँ से खुलता है और वो हैम्पी कहाँ से चलाना, समथिंग ब्ला ब्ला, पता नहीं, आई डोंट हैव किड्स, वो क्या गाना होता है उसे चलाना आता है। जब इतने टेक्नो किड्स हैं, कांट वी अंडरस्टैंड दिस कि ये एक चुनावी जुमला था? जब आपको कोई चीज़ करनी है, जब आपको नोटबंदी करनी थी, आपने हमारे से नहीं पूछा। आपने आए, बहुत अच्छा सा माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें भाषण दिया, नोटबंदी हो गई। आप आए, आपने बहुत अच्छा सा भाषण दिया, आपने किसान जो बिल थे वो ला दिए। आप आए, हमने 13 महीने फाइट करी किसानों ने, आपने वो वापस ले लिए। व्हाई नॉट वुमेन रिजर्वेशन? आप ऐसे ही आइए, आप बोलिए women reservation starts, let me tell you I will be the first supporter, but tell me the date and time कब मिलेगा। ये बेवकूफ़ मत बनाइए। ठीक है, एज अ यूथ एंड एज अ पॉलिटिशियन मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, कि जो डेलिमिटेशन की प्रोसेस है जिसमें सरकार का कहना है कि जो कि काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो इसमें आप क्या सोल्यूशन प्रेजेंट कर सकती हैं? अब डिलिमिटेशन जब होगा, आज क्यों नहीं देते? क्या डर है मोदी जी को कि वो 33% जो महिलाओं को सीट देंगी, उनके पास विमेन लीडर ही नहीं है लड़ाने के लिए? क्योंकि तैयारी नहीं करी ना विमेन लीडरशिप। किसी की बहू लड़ेगी, किसी की बेटी लड़ेगी, किसी की पत्नी लड़ेगी, किसी की बेटे की बहू लड़ेगी। लीडर्स कहाँ हैं? किसे लड़वाएंगे? ये डर है मोदी जी को। और अब ये बता दिया, लेट मी टेल यू, डिलिमिटेशन के बाद भी किसी की बहू, किसी की बेटी, किसी की पत्नी को ही लड़वाएंगे, क्योंकि आप आज भी वुमेन लीडरशिप तो तैयार ही नहीं कर रहे हो। और डिलिमिटेशन के बाद भी कुछ नहीं बदलने वाला है। आपको ये चुनावी जुमला देना था, लेकिन पहली बार इन पे ये बैकफायर कर गया। लोगों को पता चल गया दैट जस्ट वाज फॉर द फन, और ये चुनावी जुमला था। जैसे 15 लाख रुपए का हमें बताया गया था कि हर किसी के खाते में 15 लाख आएंगे। बाद में ऑनरेबल हमारे होम मिनिस्टर साहब ने इसको क्लियर किया कि चुनाव में हम ऐसी अक्सर बातें करते हैं। सो नाउ लेट मी टेल यू, 6-7 महीने रह गए हैं लोकसभा के चुनाव में, ये भी एक चुनावी जुमला था। ठीक है, चलिए हम आगे की ओर रुख करते हैं। और अब मेरा आपसे सवाल है कि एनसीपी के बारे में आपके क्या विचार हैं, और एनसीपी ही क्यों, आपने उसे ही क्यों चुना अपने पॉलिटिकल करियर के लिए? देखिए, पवार साहब जैसी शख्सियत के साथ काम करना, मतलब मुझे लगता है ये अपने आप में एक सौभाग्य की बात है। जितना मैंने उनके साथ काम किया, जितनी उनकी लीडरशिप के अंडर मैंने सीखा है, शायद मैं आई एम ब्लेस्ड इनफ। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मैंने उस लीडरशिप के अंडर काम किया है जिन्होंने सुप्रिया ताई इज़ अ सिंगल किड, महाराष्ट्र में ताई बोलते हैं, यहाँ हम बड़ी बहन बोलते हैं, हरियाणा में हम बहन बोलते हैं। तो सुप्रिया दी के इज़ अ सिंगल चाइल्ड। और आप एक बात समझिए, उन जमाने में, आज से 50 साल पहले, फैमिली प्लानिंग की ही कोई नहीं सोचता था। और एक मेल फैमिली प्लानिंग करे, ये तो कोई सोच ही नहीं सकता। साहब ने एक मेल होते हुए अपनी वाइफ, जो प्रतिभा काकी हैं, जो उनकी वाइफ है, उनके सामने एक ही कंडीशन रखी थी, आई नीड 1 चाइल्ड, आइदर अ बॉय और अ गर्ल। देन ताई केम इन द वर्ल्ड। और उसके बाद साहब वॉज एज अ मेल वॉज द पर्सन जिन्होंने फैमिली प्लानिंग करी, जिन्होंने परिवार नियोजन किया। उस समय कोई सोच भी नहीं सकता था। ये वो सोच थी जिसने मुझे एनसीपी के लिए इंस्पायर किया, क्योंकि कोई एक तो ऐसा है जिसे समझ में आता है
कि विमेन लीडरशिप को कैसे बढ़ाना है और महिलाओं का उत्थान, महिला सशक्तिकरण कितना जरूरी है देश के उत्थान के लिए। जी। He was the first leader as CM जिसने महिलाओं को रिजर्वेशन दिया था लोकल बॉडी में। He was the first CM when he was a CM जिन्होंने लड़कियों को, महिलाओं को हक दिया था प्रॉपर्टी में बराबर का। There are many more things. He was the as a defense minister, he was the first person जिन्होंने लड़कियों को रिजर्वेशन दिया था डिफेंस में। Many more things जिसने मुझे एनसीपी के लिए इंस्पायर किया। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो मुझे इंस्पायर ना करता हो। He is an institution. There is endless to know about him. There is endless to talk about him, and there is endless to learn from him. डेफिनेटली। ठीक है, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो हरियाणा में आगामी चुनाव है, विधानसभा चुनाव, उसमें आप नारनौल कॉन्स्टिट्यूएंसी से एनसीपी से उम्मीदवार रहने वाली हैं, तो हम इस विषय पर आपसे और गहराई में जानकारी चाहेंगे। साथ ही साथ इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को लेकर आपके विजन क्या है, इसके बारे में जानना चाहेंगे। देखिए, हरियाणा एक छोटा स्टेट है और बहुत ही मेल डोमिनेटिंग स्टेट है। सबसे पहले तो घूम फिर के एक ही मेरी बात है, बीइंग अ वुमेन जो मैंने सफ़र किया है, मेरी आने वाली जनरेशन्स वो सफ़र ना करें। सबसे बड़ी बात, अगर उन्हें राजनीति करनी है तो वो राजनीति करें, उन्हें पढ़ाई करनी है तो वो पढ़ाई करें, उनके ऊपर कोई चीज़ थोपी ना जाए। आज भी हरियाणा वो सोसाइटी है जहाँ वुमेन्स आज भी पल्ला करती हैं, आज भी ओला करती हैं, घूंघट करती हैं। जी। उस सोसाइटी में मैं एक ही रिफॉर्मेशन चाहती हूँ कि वुमेन्स को बराबर का हक मिले। बराबर का नहीं, एटलीस्ट आसे पासे तो कहीं हो, भाई 60-40 मिल जाए, राइट। ऐसा तो ना हो 99 वर्सेस 1, नहीं, बिल्कुल राइट। अभी फ़िलहाल तो वही चल रहा है। तो समहाउ में आपने देखा होगा हरियाणा एक सर्वे के अकॉर्डिंग, जो सेंटर गवर्नमेंट का ही एक सर्वे है, विच सेज वुमेन्स आर द मोस्ट अनसेफ इन हरियाणा। हरियाणा इज़ नॉट अ प्लेस वेयर वुमेन्स आर सेफ। ये सेंटर गवर्नमेंट की पिछली साल की रिपोर्ट है। उसके बाद आपने 2-3 घटनाएं भी देखी होंगी हरियाणा में बैक टू बैक। हरियाणा इज़ द स्टेट जहां ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने, मोदी साहब ने 2014 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था पानीपत में। हरियाणा इज़ द स्टेट ओनली अगेन जहां लड़कियों के स्कूल्स को बंद किया जा रहा है। आपको बड़ी शॉकिंग बात लगेगी, गर्ल्स के जितने भी स्कूल्स हैं उन्हें बंद किया जा रहा है। उनको लगभग 4000 के आसपास स्कूल बंद किए जा चुके हैं और इतने की प्लानिंग है बंद करने की। कारण मैं जान सकती हूँ? गवर्नमेंट का कहना है कि आप अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भेजो। अच्छा जी, गवर्नमेंट कहती है कि अगर आप अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में भेजते हो तो आपको फीस खुद भरनी है, और अगर आप प्राइवेट स्कूल में भेजेंगे तो हम 1100 रुपये हर महीना देंगे, और वो कितने महीने देंगे ये नहीं पता। दूसरी बात, आपने देखा होगा एक संदीप सिंह जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर था, वो एक हमारी महिला कोच के साथ उसको अपने घर बुला के उसके साथ छेड़खानी करता है, उसके साथ सेक्सुअल हरासमेंट करने की कोशिश करता है। जब वो उसको अपोज करती है तो उसके कपड़े फाड़ता है, उसके साथ मारपीट करता है। ये हरियाणा की घटना है। रादर देन उसको जेल भेजने के, संदीप सिंह के, उसको मंत्री पद पे एज इट इज़ मंत्री है वो आज तक। हम कंटिन्यूस में हरियाणा में इस बात के लिए लड़ाई लड़ रही हूँ। और सफरर कौन है? वो दोषी साबित हो चुका है। वो उस कोर्ट कह चुका है कि ये दोषी है, कोर्ट बता चुका है कि इसने ये कुकर्म किया है, ये गलत हरकत की है। देन टू वो आज तक मिनिस्टर है, वो कैबिनेट में बना हुआ है एज इट इज़। और हमारे प्रदेश के जो मुखिया हैं खट्टर साहब, जो मुख्यमंत्री हैं, वो कहते हैं खुद कि वो उसको नहीं हटाएंगे। ऐसी हरकतें होती रहती हैं, वो नहीं हटाएंगे। ये हरियाणा में महिलाओं की सिचुएशन है। और वो लड़की जो सफरर है वो दर दर की ठोकरें खा रही है। मिस्टर खट्टर ऑलवेज मेक इट श्योर कि उसे घर तक भी ना मिले। उसे आनन फानन में एक रात को 9:30 बजे चिट्ठी पकड़ा दी गई, आप अपनी नौकरी से सस्पेंड हैं विदाउट एनी रीज़न। ये हालात हैं हरियाणा में लड़कियों के।
उसके बाद आपने देखा होगा, पूरे देश क्या पूरी दुनिया ने देखा है, हमारी पहलवान खिलाड़ी जंतर मंतर पे बैठी थी, क्या हुआ है? अगर मैं बात करूं उसमें से ज्यादातर 99% जो हमारी खिलाड़ी थी वो हरियाणा से बिलोंग करती है। उनके साथ क्या हुआ है आप लोगों ने देखा, किस तरीके से पुलिस ने उनको घसीटा, किस तरीके से उनके साथ बर्बरता करी, और आज वो दोषी है। पुलिस बता चुकी है कि वो ऐसी हरकतें करता था। देन टू वो एज इट इज एक एमपी है। किसका एमपी है? बीजेपी का एमपी है, मोदी सरकार में एमपी है। मुझे समझ में नहीं आता है, क्या एक लड़की एक महज चुनावी जुमला थी इनके लिए जो इन्होंने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बताया था, या एक और चुनावी जुमला है जो विमेन रिजर्वेशन के नाम पे हमारे ऊपर थोप रहे हैं ग्राउंड पे? तो क्योंकि हमें कुछ नहीं मिला कभी भी। और अगर और एक एडिशनल बात बताऊं, उसी पानीपत में घर में घुस के 3 लड़कियों के साथ, 3 महिलाओं के साथ गैंग रेप हुआ है। ये हरियाणा की सिचुएशन, इस सिचुएशन को मैं चेंज करना चाहती हूँ। उस हरियाणा को मैं लड़कियों के लिए भी उतना कंफर्टेबल करना चाहती हूँ जितना कंफर्टेबल वो आदमियों के लिए है। ठीक है। महिलाओं के साथ साथ आपके 2 और कौन से वो अहम मुद्दे होंगे जो आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में और इन ऑल हरियाणा में देखना चाहेंगे? सबसे बड़ा दूसरा जो मेरा मुद्दा है, हमारा यूथ हरियाणा में आज बेरोजगारी पीक पे है। इंडिया में सबसे नंबर 1 बेरोजगारी में हरियाणा आता है। पहले बहुत सारे अच्छे नंबर 1s में आते थे हम, आजकल बहुत सारे बुरे नंबर 1s में आते हैं हम एज हरियाणा। तो मेरा सबसे बड़ा ध्येय होगा, जितने भी लोग हैं, जितना भी मेरे यूथ को मैं जॉब प्रोवाइड कर सकूं। मैं नहीं कहती आपको मैं घर बैठे बैठे 50,000 रुपए की इनकम करवा सकती हूँ, बट जैसा पवार साहब ने बारामती में किया है, टेक्सटाइल हब लेके गए हैं, वहाँ IT सेक्टर लेके गए हैं, वो सेम मैं अपनी विधानसभा में करना चाहती हूँ। एक 10,000 से 20,000 के स्लैब की ऐसी नौकरियां मैं वहाँ लेके जाना चाहती हूँ, क्योंकि हरियाणा दिल्ली के सबसे क्लोज है। वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इजी है, बहुत अच्छा है, पहले से ही बहुत अच्छा है। तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर का फ़ायदा उठाते हुए मैं जितना भी IT सेक्टर लेके जा सकती हूँ या टेक्सटाइल लेके जा सकती हूँ या बाकी सारी जो छोटी नौकरियाँ हैं, मेरा ध्येय ये है। मैं एक ग्राम प्रधान स्टेट से आती हूँ जहाँ 90% गाँव हैं, सिर्फ 10% ही शहर हैं। तो मेरे यूथ को शहर ना आना पड़े, काम को गांव जाना पड़े। तो मेरा एक ही उद्देश्य है, गांव की ओर चलो, गांव की ओर मैं चीज़ों को लेके जाना चाहती हूँ। मैं खुद गांव वापस गई हूँ, मैं चाहती हूँ नौकरियां भी गांव को जाएं। बिल्कुल, क्योंकि आप एक किसान परिवार से हैं, तो मैं जानना चाहूँगी कि किसानों के लिए आप क्या करना चाहेंगी? मेरा मतलब मैं बहुत छोटे से जमींदार के घर से आती हूँ, तो अक्सर हरियाणा को बोलते हैं आपके यहाँ तो आप तो धन्ना सेठ हैं, आप तो ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ 10% 20% लोगों को देख के आप राय बनाएं, आप हमें एशिया की सबसे समृद्ध कम्युनिटी बोलें या ये सब बोलें, ये एक मिथ है, एक झूठ है। हरियाणा में मतलब जो 60% जो किसान हैं वो 1.5, 2, 3 एकड़ के जमींदार हैं। मेरा ध्येय रहेगा कि वो 1.5, 2, 3 एकड़ या 5 एकड़ तक का जो जमींदार है, जिसका सर्वाइवल भी उस फसल से नहीं हो पाता, क्योंकि एक पूरा घर है आपके पीछे, आपके घर में 2 बेटे हैं, 3 बेटे हैं, एक फसल तो आप एज इट इज घर में ही रख लेते हो, अगली फसल मुश्किल से आपकी मंडी तक पहुंचती है, उससे पहले कुछ ना कुछ हो जाता है। जैसे अगर मैं इसी सीजन की बात करूं, इस पूरे सीजन मेरे यहाँ बारिश नहीं हुई, लेकिन अब 3 दिन से लगातार हो रही है। जब फसल पक चुकी है, अब 3 दिन से लगातार हो रही है, क्योंकि फसल खराब हो जाएगी। तो किसान एक ऐसी कम्युनिटी है जिसपे क्या बोलते हैं, सरकार भी मार करती है और भगवान तो करते ही करता है, मौसम तो करता ही करता है। तो मैं ये चाहूँगी जो 5 एकड़ तक की जमींदारी के लोग हैं, उनको कम से कम ऐसा हो, चाहे वो किसी क्या बोलते हैं सब्सिडी के अंडर हो, या मैं डायरेक्ट कुछ वो करवा पाऊँ, उनको अपनी फसल का 1.5 से 2 गुना, जो अगर एक 10 एकड़ के जमींदार को 4 रुपया मिल रहा है, तो मैं चाहूँगी 5 एकड़ तक के जमींदार को 10 रुपया मिले। जी, ओके। अच्छा, राजनीति को अगर हम देखते हैं तो आम जनता कई बार समझती है कि राजनीति इज ओनली अबाउट पॉलिटिशियंस, लेकिन
राजनीति जो है वो केवल पॉलिटिशियन से नहीं होती, जनता से होती है, और जनता ही पॉलिटिशियंस को सिलेक्ट करती है। तो आप एज अ पॉलिटिशियन जनता से क्या एक्सपेक्टेशंस रखती है? मैं एज अ पॉलिटिशियन जनता को एक ही बात कहना चाहूँगी, एक तो आप किसी को भी, कोई भी नेता भगवान नहीं है जी। दे आर जस्ट कॉमन पर्सन, उसी हार्ड मास के वो भी हैं। उनको भगवान समझना बंद करो। जब वो आपके बीच में आए उनको क्वेश्चन करो, उनको पूछो वो आपके लिए क्या करेंगे। डोंट स्टे साइलेंट, चुप मत रहो। स्पेशली युवा जो पुराने हैं बेचारे, उनकी तो बीत गई। मैं यूथ से कहूँगी, जब कोई नेता आपके बीच में आए उसे क्वेश्चन करो, उससे पूछो वो आपके लिए क्या करेगा। उसे भगवान समझना या उसको उसके गनमैन से डरना बंद करो। कुछ ना गनमैन कर सकता है और ना ही उस नेता की इतनी हिम्मत है कि वो आपको हाथ लगा सके। आस्क क्वेश्चन, आस्क हिम कि वो आपके लिए क्या करेगा। डेफिनेटली। आखिरी सवाल इस पॉडकास्ट का, और हालांकि इस विषय पर हम काफ़ी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से, कि वे समस्त मातृशक्ति, वे सभी महिलाएं या लड़कियां जो कि पॉलिटिक्स में एंटर करना चाह रही हैं, चाहे किसी भी स्टेज पर, बीइंग इट स्टूडेंट पॉलिटिक्स और चाहे वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स के जो आगे के जो रास्ते होते हैं उन पर एंटर करना चाह रही हैं, उनको आप क्या सलाह देंगी, और या फिर कहना चाहूँगी उनको आप क्या अपनी गाइडेंस देंगी? एक ही बात है, राजनीति कोई जितना, मतलब सब बोल देते हैं राजनीति बहुत डर्टी है, राजनीति बहुत गंदा है। इट इज़ नॉट। इट इज़ योर ओन मेंटल स्टेट जो इसको गंदा या अच्छा बनाती है। कुछ लोगों की वजह से हमारा नो डाउट सारी जगह बहुत अच्छे लोग नहीं हैं, ना कॉर्पोरेट्स में हैं, ना सरकारी नौकरियों में है। वैसे ही राजनीति भी है, पांचों उंगलियां कहीं बराबर नहीं है। बट इट इज़ यू जो जिसको स्ट्रांग रहना है, जिसको लड़ना है। बी बोल्ड, सबसे बड़ी बात बी बोल्ड। और अपने आप का ये कभी मत सोचो मैं कमज़ोर हूँ। आप कहीं पे भी कमज़ोर नहीं हैं। आप फिजिकली भी एक आदमी जितनी स्ट्रांग हो और मेंटली तो एक आदमी से कहीं ज़्यादा स्ट्रांग हो। बी बोल्ड, कीप फाइटिंग, यू विल बी सक्सीडेड। एंड फीमेल से स्पेशली मैं एक बात कहना चाहूँगी, प्लीज़ यार ज़्यादा से ज़्यादा आओ, ताकि परसिमन के बाद तो एटलीस्ट 33% एक्चुअल लीडर्स लड़े। डेफिनेटली, बिल्कुल भाई, किसी की बहू, किसी की बेटी, किसी की क्या बोलते हैं पत्नी ना लड़े, लीडर्स लड़ें। कम इन द फ्रंट, फाइट फॉर द सोसाइटी, वर्क फॉर द सोसाइटी। क्योंकि एक फीमेल से अच्छा काम देश के लिए, समाज के लिए कोई नहीं कर सकता। क्योंकि फीमेल को पता है घर कैसे चलता है। फीमेल को पता है कि 1100 रुपये का सिलेंडर लेने के लिए आपको कितने और एक्सपेंसेस को कम करना पड़ता है, तब जाके वो 1100 रुपये का सिलेंडर आपके घर में आता है। उस फीमेल को पता है कि अगर वो ही सिलेंडर आपको 500 में मिलेगा तो उसको आप 1 और किलो दूध ले लोगी एक्स्ट्रा। आप अपने बच्चे को एक और थोड़ा सा और ज़्यादा न्यूट्रिशन दोगी। तो प्लीज़ कम इन द फ्रंट। जब तक फीमेल पॉलिटिक्स में नहीं आएंगी, नहीं लड़ेंगी अपने हकों के लिए, कोई भी इस देश का उद्धार नहीं कर सकता है। बढ़िया। अंत में पुरुषों से आप क्या उम्मीद रखती हैं कि वो महिलाओं को इस फ्रंट में आगे आने के लिए किस तरीके से मदद कर सकते हैं? कुछ नहीं, मैं कोई उम्मीद नहीं रख सकती। देखो इन बेचारों से उम्मीद करना ही बेकार है। लेकिन फिर भी इफ आप बोलेंगे प्लीज सपोर्ट अस, और आप हमें एलियन समझना बंद करें। हम एलियन नहीं है, हम उसी हार्ड मास के बने हुए हैं जिस हार्ड मास के आप बने हुए हैं, और ना ही आपसे कहीं पे भी कमजोर हैं। दंगल में आके देख लो, या मेंटल लेवल पे आके देख लो, या मैनेजमेंट में आके देख लो, हम आपसे कहीं फास्ट फॉरवर्ड हैं। बस इतनी सी गैप दे दो, इतना सा जगह दे दो, उसको इतना हम अपने आप कर लेंगे। दैट्स इट, दैट्स व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम द मेल्स। इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट करूंगी तो आप लोग बोलेंगे ये तो सब कुछ ही मांग रही है। अच्छा, ये गैप मांगने की हमें जरूरत है या फिर हम खुद ही ले लें? हम अपने आप छीन लेंगे। Exactly. We don't need it. We don't need it. Just start feeling that we are also human beings. हम कोई जानवर नहीं है, बस इंसान समझना शुरू कर लो, बाकी हम अपने आप छीन लेंगे। आपको हमें भीख देने की जरूरत नहीं है। तो ये थे हमारे साथ सोनिया मैम, और आपसे मिलके, आपसे बात करके बहुत सारे जो विषय हमने अभी इस पॉडकास्ट में छुए, बेशक बहुत अच्छा लगा, और आपने हमें अपना समय दिया। हार्दिक धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।
Thank you all viewers. Thank you so much.